नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पी एंड लोधा। साथियों, आज हम पर्यावरण अध्ययन का टेस्ट नंबर 8 हल करने वाले हैं। पूरे ही 30 प्रश्नों को देखिएगा, ठीक है। 25 प्रश्न आपका टारगेट रहेगा सही करने का, तो बिल्कुल निश्चित होकर के देखिएगा। आज का ये तीसरा वीडियो है। कल क्या आज सुबह मैंने हिंदी का टेस्ट नंबर जो 33 है, हिंदी का टेस्ट नंबर 33 सुबह 6 बजे अपलोड कर दिया था। साइकोलॉजी का टेस्ट नंबर 34 सुबह 8:30 बजे अपलोड कर दिया है। और रोजाना पर्यावरण के जो 3 से 4 बजे के बीच में टेस्ट आता है तो आज भी आ चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन देखेंगे साथियों। तो देखिएगा, पहला प्रश्न है आपके, संयुक्त परिवार प्रथा को कौन सा कारक सर्वाधिक विघटित कर रहा है? धर्म, जाति, परंपरा और पश्चिमीकरण। देखिएगा, संयुक्त परिवार का अर्थ किससे लिया जाता है सभी को पता होगा। संयुक्त परिवार में सभी सदस्य होते हैं। सभी का मतलब किससे लिया जाएगा? जैसे दादा दादी, चाचा चाची, जैसे माता पिता, उसके साथ में मतलब परिवार के सभी सदस्य रहेंगे, तो वो होता है संयुक्त परिवार। अब इस संयुक्त परिवार की प्रथा को विघटित का मतलब होता है तोड़ने से। तो फिर तोड़ने का कार्य धर्म, जाति, परंपरा नहीं कर रही है, बल्कि पश्चिमीकरण कर रहा है साथियों। पश्चिमीकरण जो सभ्यता है उसको देख करके हम उसका अनुकरण कर रहे हैं, जिसके कारण संयुक्त परिवार की प्रथा टूट रही है, क्योंकि पश्चिमीकरण में संयुक्त परिवार होता ही नहीं है। विकल्प नंबर आपका 4 सही है प्रश्न 1 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 2 पर। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन को, लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम कब बनाया गया? 1994 में, 1998 में, 1996 में और सन 2000 में। तो देखिएगा, लिंग चयन प्रतिषेध नियम की बात की जा रही है। कब बनाया गया था कि भाई होता है ना, जैसे बच्चे के प्रसव पूर्व ये देखा जाता है कि भाई लड़का है या लड़की है। और अधिकतर केसों में क्या होता है कि भाई अगर जो लड़की है तो फिर उसको गर्भ में ही उसको मार डाल दिया जाता है साथियों। तो इसके लिए सरकार ने जो लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम बनाया था, ये बनाया था 1994 में। विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न संख्या 2 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 3 पर। तो चलिए तीसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। बहुत ही शानदार और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। राजस्थान राज्य बाल अधिकार आयोग का गठन कब किया गया? 1949 में, 1994 में, 2010 में और 2006 में। साथियों देखिएगा, राजस्थान राज्य बाल अधिकार आयोग गठन मतलब यूं है कि राज्य स्तर पे इस आयोग के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। एक तो राज्य स्तर पर होता है, एक राष्ट्रीय स्तर पे होता है और एक विश्व स्तर पे भी है बाल अधिकार के लिए। तो देखिए, जो राज्य स्तर पे राजस्थान में बाल अधिकार आयोग का गठन किया गया था, ये 2010 में किया गया था साथियों। विकल्प नंबर आपका जो 3 है प्रश्न संख्या 3 में, यही सही आंसर रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 4 पर। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिएगा प्रश्न नंबर 4 को, तंबाकू या तंबाकू जनित पदार्थों में पाया जाने वाला हानिकारक अम्ल है? एस्कोर्बिक अम्ल है, निकोटीन अम्ल है, एसिटिक अम्ल है या फॉर्मिक अम्ल है? तो देखो, कोई भी तंबाकू या तंबाकू जनित जो पदार्थ होते हैं उसमें कौन सा हानिकारक अम्ल पाया जाता है, प्रश्न ये पूछ रहा है आपसे। और इसका जो सही उत्तर है वो रहेगा निकोटीन अम्ल इसमें पाया जाता है, क्योंकि निकोटीन जो एसिड है साथियों, ये क्या करता है, कैंसर नामक रोग इससे होता है। तो विकल्प नंबर आपका 2 सही रहेगा प्रश्न नंबर 4 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 5 पर। तो चलिए 5वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। आपके 5वां प्रश्न, इनमें से असुमेलित है, ठीक है, जो असुमेलित आपको लग रहा है उसका चयन कीजिएगा साथियों। विकल्प 1 है राजस्थान वित्त निगम 1955, रीको 1980, राजसिको 1962, रूड़ा 1995। मतलब यहाँ पर इनकी स्थापना से संबंधित है ये प्रश्न कि भाई किसकी स्थापना कब की गई है ये बताया गया है, और साथ में उनके सन लिखे गए। तो ये जो सन लिखे गए हैं तो आपको असुमेलित मतलब गलत कौन सा लग रहा है प्रश्न नंबर 5 में? साथियों, राजस्थान वित्त निगम की स्थापना 1955 में ही की गई थी, रीको की स्थापना 1980 में ही की गई थी, लेकिन जो राजसिको है, राजसिको की स्थापना 1962 में नहीं हुई थी, बल्कि राजसिको की स्थापना कब हुई थी? 1961 में हुई थी। तो फिर तीसरा क्या हुआ? असुमेलित हुआ। इसलिए आपके जो तीसरा विकल्प है प्रश्न नंबर 5 में, यही सही आंसर है। बाकी रूड़ा 1995 में ही इसकी स्थापना की गई थी। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 पे आते हैं। 6वां क्वेश्चन अच्छी तरह से देखिएगा प्रश्न नंबर 6 को, पंचायती राज का प्रधान उद्देश्य क्या है? सत्ता का विकेंद्रीकरण करना, सत्ता का केंद्रीकरण करना, शासन की शुद्धता और इनमें से सभी।
तो भाई पंचायती राज का प्रधान उद्देश्य पूछा है। अब केंद्रीयकरण तो इसका होगा नहीं, इसलिए सभी को भी हम अलग कर देते हैं। कौन सा विकल्प बचा है? शासन की शुद्धता और सत्ता का विकेंद्रीकरण। तो साथियों, जो पंचायती राज व्यवस्था आरंभ की गई थी, इसका जो मुख्य या प्रधान उद्देश्य था वो था सत्ता का विकेंद्रीकरण करना। विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न संख्या 6 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 पे आते हैं। तो चलिए 7वें क्वेश्चन को देख लेंगे। क्या पूछा जा रहा है प्रश्न नंबर 7 में? उपभोक्ता से संबंधित प्रश्न है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम उपभोक्ता को अधिकाधिक माल बिकवाता है। उपभोक्ता अधिकारों का संरक्षण एवं संवर्धन करता है। उपभोक्ता विवाद उत्पन्न करता है और उपभोक्ता की शिक्षा देता है। तो देखिए प्रश्न संख्या 7 में जो पूछा जा रहा है, प्रश्न को समझ करके दीजिए अपना आंसर कि भाई कौन सा विकल्प इसमें सही है, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा विकल्प। तो साथियों, इसका जो सही आंसर है देखो वो है उपभोक्ता अधिकारों का संरक्षण संवर्धन करता है, कि जो उपभोक्ता के अधिकार है उनकी रक्षा करना और उनको और अच्छे से प्रोत्साहित करना। तो सेकंड विकल्प आपके सही है प्रश्न नंबर 7 में, यही सबसे बेस्ट विकल्प है साथियों। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 8 पर। तो साथियों अब हम देखेंगे प्रश्न संख्या 8 को, आपके 8वां क्वेश्चन। देखिएगा, सहकारिता के टॉपिक से प्रश्न लिया गया है। सहकारिता किस मूल सिद्धांत पर आधारित है? सुरक्षा के लिए शांति, अहिंसा परमो धर्म, एक सबके लिए, सब एक के लिए और अखंड भारत। तो इनमें से उस सिद्धांत का चयन कीजिएगा जिस पर सहकारिता आधारित है। देखिए प्रश्न नंबर 8 में क्या आंसर राइट रहेगा आपके? एक सबके लिए, सब एक के लिए। सहकारिता का मूल मंत्र यही है, एक सबके लिए, सब एक के लिए। तो चलिए तीसरा जो विकल्प है ये इसमें सही है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 9 को। तो 9वां क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ये है पंचायती राज से। पंचायती राज प्रदान करता है पिछड़े क्षेत्रों का कृषि विकास, स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन, ग्रामीण स्तर पर उचित राज्य का संचालन, देहाती क्षेत्र में शिक्षा का फैलाव। 2 विकल्प तो बिल्कुल ही बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि 2 विकल्पों का तो कोई संबंध ही नहीं है। पिछड़े क्षेत्रों में कृषि विकास, देहाती क्षेत्र में शिक्षा का फैलाव, ये आंसर तो होंगे नहीं। अब 2 विकल्प बचे हैं, दूसरा या तीसरा, स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन और ग्रामीण स्तर पर उचित राज्य का संचालन। तो साथियों अच्छे से विकल्प को देखिए, सोचिए, थोड़ा सोचने में टाइम आप ले सकते हो। प्रश्न संख्या 9 में जो सही आंसर है वो रहेगा आपके स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन। सेकंड विकल्प आपके प्रश्न संख्या 9 में सही है साथियों, क्योंकि देखो लोकतांत्रिक प्रशासन को ध्यान में रख के ही पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ किया गया था, इसलिए सेकंड विकल्प माना जा रहा है। अब आपके दिमाग में अगर लगता है आपको कि नहीं इसमें तो 3 होना चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, बाकी राइट आंसर इसका सेकंड ही माना जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 पे आते हैं। 10वां प्रश्न, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्यमंत्री। तो साथियों एक तो होती है न्यायपालिका शक्ति, एक होती है व्यवस्थापिका, एक होती है कार्यपालिका। तो कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख यहाँ से पूछा जा रहा है राज्य में, ठीक है। कौन होता है? राज्य में प्रधानमंत्री तो होगा नहीं, नहीं राष्ट्रपति होगा, क्योंकि ये तो केंद्र स्तर पे बात हो गई है दोनों की। अब कार्यपालिका राज्य में जो सर्वोच्च शक्ति जिसके पास होती है कार्यपालिका की, वो है मुख्यमंत्री। विकल्प नंबर आपका 4 सही है प्रश्न संख्या 9 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 पे आते हैं साथियों। तो चलिए आपके 10वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस भाषा में रचित है? संस्कृत भाषा में रचित है, हिंदी भाषा में रचित है, बांग्ला भाषा में रचित है और संस्कृत व बांग्ला भाषा में रचित है। तो वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है साथियों, और ये एक नहीं बल्कि 2 भाषाओं में रचित है, एक तो संस्कृत में और बांग्ला में, दोनों भाषाओं में साथियों इस गीत की रचना की गई है। विकल्प नंबर आपका 4 सही है प्रश्न संख्या 10 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11 पे आते हैं। तो चलिए 11वें क्वेश्चन को देखेंगे। किस मेले का आयोजन कोलायत बीकानेर में होता है? कपिल मुनि का मेला, करणी माता का मेला, तेजाजी का मेला और जीण माता का मेला। तो साथियों बीकानेर में तो होता है, लेकिन बीकानेर में भी कहाँ पर? कोलायत में होना चाहिए, तो फिर वही विकल्प सही रहेगा, कोलायत वाला। ऐसा नहीं है कि भाई आप देशनोक में या फिर और कहीं पर। तो साथियों करणी माता का तो देशनोक बीकानेर में होता है, और जो कपिल मुनि का मेला है ये कोलायत बीकानेर में लगता है। विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न नंबर 11 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 पे आते हैं। तो चलिए 12वें क्वेश्चन को देखेंगे। प्रश्न संख्या 12 आभूषण से है। मांगलिया नामक आभूषण पहना जाता है पुरुषों द्वारा सिर पर, महिलाओं द्वारा गले पर,
पुरुषों द्वारा कमर पर और महिलाओं द्वारा पैरों में कहाँ पर पहना जाता है मांगल्य नामक आभूषण को। तो 12वें क्वेश्चन में जो सही आंसर रहेगा, एक बार थोड़ा सोच सकते हो आप, इसके लिए टाइम मिल जाएगा। 12वें क्वेश्चन में सही विकल्प का चुनाव करो साथियों। देखो, मांगल्य नामक जो आभूषण है ये कहाँ पहना जाता है, महिलाओं द्वारा गले पर पहना जाता है। महिलाएं, जो आदिवासी महिलाएं हैं, वो इस आभूषण को अपने गले में धारण करती है। सेकंड विकल्प आपके प्रश्न संख्या 12 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 13 पर। तो चलिए 13वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नौलखा बावड़ी स्थित है, बांसवाड़ा में स्थित है, सिरोही में स्थित है, डूंगरपुर में स्थित है या उदयपुर में स्थित है। तो नौलखा बावड़ी का नाम सुन ही रखा होगा सभी ने, बहुत ही प्रसिद्ध बावड़ी है। और कहाँ स्थित है साथियों, ये राजस्थान के डूंगरपुर जिले में ये स्थित है। विकल्प नंबर आपका 3 सही है प्रश्न संख्या 13 में। अब हम 14वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो साथियों प्रश्न नंबर 14 आपके है, ये देखिए प्रश्न नंबर 14 को, यह ऐसा किला है जिसका दरवाज़ा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। हसन निजामी का यह कथन राजस्थान के किस किले के बारे में है? जैसलमेर का किला, जालोर का किला, चित्तौड़गढ़ का किला और तारागढ़ का किला। बताइए प्रश्न नंबर 14 में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा। देखिएगा, उपरोक्त कथन जो कहा गया है हसन निजामी के द्वारा, ये जो कथन है साथियों, ये जालोर के किले के संबंध में कहा गया है। विकल्प नंबर आपका 2 सही है प्रश्न नंबर 14 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 15 पर। तो चलिए 15वें क्वेश्चन को देखते हैं। 15वां क्वेश्चन लोक देवता के टॉपिक से है। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? वीर तेजाजी का जन्म खरनाल नागौर में हुआ। रामदेव जी के गुरु का नाम भैरवनाथ था। धूरमेड़ी का संबंध गोगा जी से है और लोक देवता हड़बूजी का वाहन सियार है। तो साथियों लोक देवताओं से संबंधित ये जो कथन आपके सामने है, इसमें से असत्य कथन का आपको चुनाव करना है। कौन सा कथन आपको असत्य इसमें से लग रहा है? तो चलिए देखते हैं कि भाई क्या आंसर रहेगा। तो चौथा विकल्प इसका कह रहा है कि लोक देवता हड़बूजी का वाहन सियार है। सही है बिल्कुल, ये सही है ना। धूलमेड़ी का संबंध गोगा जी से है, ये भी सही है। रामदेव जी के गुरु का नाम भैरवनाथ था, ये गलत कथन है साथियों। भैरवनाथ नहीं था रामदेव जी के गुरु का नाम। बाकी वीर तेजाजी का जन्म खरनाल नागौर में हुआ था, तो ये भी सही है। तो फिर कौन सा रहा फिर आपका आंसर? दूसरा विकल्प जो है ये एक असत्य कथन है और यही आपका आंसर होगा प्रश्न नंबर 15 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 16 पर। तो 16वां प्रश्न, यातायात संकेत दिया हुआ है, देख लीजिए अच्छी तरह से। दिए गए यातायात संकेत का सही अर्थ है। इस प्रकार से यातायात संकेत है, आगे जाकर बाएं मुड़ना वर्जित है, आगे जाकर दाएं मुड़ना वर्जित है, प्रवेश निषेध है और यू टर्न वर्जित है। तो बताओ भाई इस यातायात संकेत का सही अर्थ क्या होगा? कौन सा विकल्प आपके सही रहेगा? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा विकल्प, किसका चुनाव करोगे इस प्रश्न में? देखो, ये जो यातायात संकेत है प्रवेश निषेध का तो है ही नहीं, फिर दाएं भी मुड़ नहीं मुड़ रहा है, तो ये भी गलत हो गया। अब पहला या चौथा विकल्प, कौन से विकल्प का चुनाव करोगे साथियों? तो राइट आंसर है यू टर्न वर्जित का ये संकेत है। किसका संकेत है? यू टर्न वर्जित का। आगे जाकर बाएं मुड़ना अलग होता है। तो नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 17 पे आते हैं। यहाँ फोर्थ विकल्प आपके सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट 17वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 17 है, सामान्यतः लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल होता है 2 दिन, 120 दिन, 15 दिन और 90 दिन। तो साथियों आरबीसी रेड ब्लड सेल्स मतलब लाल रुधिर कणिकाएं जो है, इनका जीवन काल आपसे पूछा गया है, कितना होता है? कौन सा विकल्प सही करोगे इस क्वेश्चन में? राइट आंसर है आरबीसी का जो जीवन काल है वो सामान्यतः 120 दिन माना जाता है। सेकंड विकल्प आपके 17वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18 पे साथियों आपके प्रश्न संख्या 18 है। ये देखिए 18वें क्वेश्चन को, फ्लोराइड की अधिकता से सर्वाधिक कौन सा अंग प्रभावित होता है? दांत और हड्डियां, हृदय, फेफड़े और इनमें से सभी। तो देखो फ्लोराइड का नाम सभी ने सुना होगा। फ्लोराइड की मात्रा हमारे शरीर में एक निश्चित होना जरूरी है। इसकी कमी से भी हमें रोग हो जाते हैं और इसकी अधिकता से भी हमें रोग हो जाते हैं। तो यहाँ पर अधिकता की बात की जा रही है। देखो फ्लोराइड पानी में ज़्यादा होता है साथियों। फ्लोराइड राजस्थान में नागौर जिले में
वो एक को थोड़ा सा ध्यान से उतर गया, तो वहाँ पर जो जल है उसमें फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज़्यादा है। इससे क्या होता है, जो हमारी हड्डियाँ हैं और जो हमारे दांत है सर्वाधिक ये प्रभावित होते हैं। हड्डियों में और दांत में साथियों फ्लोराइड जम जाता है। तो विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न नंबर 18 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 19 पर। आपके 19वां क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है आपसे। प्रश्न नंबर 19, पल्स पोलियो दिवस मनाया जाता है 12 अप्रैल को मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है और 1 दिसंबर को मनाया जाता है। तो बताओ भाई कब मनाया जाता है पल्स पोलियो दिवस। पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत कब हुई थी? 1995 में पीपीआई पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत हुई थी साथियों। और पल्स पोलियो दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को। थर्ड विकल्प आपके प्रश्न संख्या 19 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 20 पर। तो 20वां क्वेश्चन, अच्छा लास्ट में कमेंट करके जरूर जाइए कि भाई कौन सा कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, हमें जरूर बता करके जाओ। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट मैकिनले पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला है। संगीता बहल, अरुणिमा, बछेंद्री पाल और प्रेमलता अग्रवाल। तो देखो यहाँ पर आपसे जो प्रश्न पूछ रहा है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी है माउंट मैकिनले। इस पर चढ़ने वाली जो प्रथम भारतीय महिला थी उसका नाम है साथियों प्रेमलता अग्रवाल। चौथा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 20 में सही है, प्रेमलता अग्रवाल वाला। ठीक है, फोर्थ विकल्प आपका सही रहेगा। जबकि बछेंद्री पाल जो है इन्होंने माउंट एवरेस्ट सबसे पहले, तो देखो बछेंद्री पाल ने सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर फतह हासिल की थी। यहाँ आपका चौथा विकल्प सही है प्रश्न संख्या 20 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 21 पर। तो 21वां प्रश्न ये देखिएगा। 21वें प्रश्न को, सबसे चमकीला ग्रह है बृहस्पति, मंगल, शुक्र और बुध। तो ग्रह की बात की जा रही है साथियों। सबसे चमकीला ग्रह इनमें से क्या है? हम धरती से देखते हैं तो भाई सबसे ज़्यादा तो हमें सूर्य चमकीला दिखता है, लेकिन सूर्य तो क्या है, एक तारा है। फिर उसके बाद में हमें यहाँ से चंद्रमा चमकीला दिखता है, लेकिन चंद्रमा हमारे सबसे नज़दीक है इसलिए सबसे ज़्यादा चमकीला दिखता है। लेकिन ऐसा नहीं है साथियों, चंद्रमा नहीं बल्कि यहाँ पर जो शुक्र ग्रह है ये सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह है। विकल्प नंबर आपका 3 सही है प्रश्न संख्या 21 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 22 को देखेंगे। तो आपके 22वां क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं आपसे, अंतरिक्ष को छूने वाले प्रथम भारतीय का गौरव किसने हासिल किया था? कल्पना चावला ने, राकेश शर्मा ने, सुनीता विलियम्स ने और इनमें से सभी। तो देखो 22वें क्वेश्चन को जो आपके भारत के जो अंतरिक्ष यात्री है वहाँ से प्रश्न लिया गया है। तो अंतरिक्ष को छूने वाले प्रथम भारतीय की अगर हम बात करें तो इस गौरव को हासिल करने वाले थे राकेश शर्मा। विकल्प नंबर आपका 2 सही है। 1984 में साथियों ये अंतरिक्ष में गए थे। ठीक है, सेकंड विकल्प आपके 22वें प्रश्न में सही रहेगा। जबकि अगर प्रश्न यूँ पूछे प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री के बारे में तो फिर कल्पना चावला वहाँ पर राइट होगा। ठीक, लेकिन यह ऐसा नहीं पूछा है इसलिए सेकंड विकल्प ही 22वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट आते हैं 23वें क्वेश्चन पर। तो प्रश्न संख्या 23, इनमें से कौन सा राजस्थान में नमभूमि स्थलों में सम्मिलित नहीं है? रणथंभौर अभ्यारण्य, केवलादेव राष्ट्रीय पार्क, सांभर झील और इनमें से सभी। तो साथियों नमभूमि स्थलों की अगर हम बात करें तो राजस्थान में 2 नमभूमि स्थल है, एक तो है केवलादेव राष्ट्रीय पार्क और एक है सांभर झील। दोनों नमभूमि हैं, लेकिन जो रणथंभौर अभ्यारण्य है इसको नमभूमि स्थलों में सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो नहीं किया जाता ही पूछा था, इसलिए आपके प्रथम विकल्प प्रश्न संख्या 23 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 24 पर। तो आपके 24वां क्वेश्चन, शरीर के मांसल भाग बने होते हैं उपकला उत्तक द्वारा, संयोजी उत्तक द्वारा, पेशी उत्तक द्वारा और तंत्रिका उत्तक द्वारा। तो साथियों जो शरीर के मांसल भाग होते हैं ये किस उत्तक से बने होते हैं? आपको इस विकल्प में, इस प्रश्न में सही विकल्प का चुनाव करना है साथियों। तो देख लीजिए, थोड़ा टाइम दे देता हूं कि भाई कौन सा विकल्प आपका इसमें सही है। जो शरीर के मांसल भाग होते हैं वो किससे बने होते हैं? पेशी उत्तक से बने होते हैं साथियों। विकल्प नंबर आपका जो 3 है प्रश्न संख्या 24 में, ये आपका सही आंसर है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 25 पर। तो 25वां प्रश्न, आईसीटी का पूरा नाम है, आईसीटी का पूरा नाम पूछा है आपसे। ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी,
इंट्रोडक्शन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कॉमन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कार्ड टेक्नोलॉजी। तो देखो ICT सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी जिसको कहा जाता है उसका पूरा नाम है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। विकल्प नंबर आपका 1 सही है मित्रों प्रश्न संख्या 25 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 26 पे आते हैं। अच्छा, एक और चीज़, ICT का तो पूरा नाम हिंदी में इंग्लिश में याद होना ही चाहिए, क्योंकि नया टॉपिक जुड़ा है आपके रीट में पर्यावरण के अंतर्गत। अब नया टॉपिक जुड़ा है तो स्पेशल है, यूँ मान के चलो क्वेश्चन आने के बहुत ही ज़्यादा चांसेज है, इसलिए आपको इसके बारे में समझ होनी चाहिए साथियों। तो नेक्स्ट आते हैं अब हम प्रश्न संख्या 26 पर। 26वां क्वेश्चन देखते हैं। अध्यापन यंत्र सामग्री है। अध्यापन यंत्र ये एक सामग्री का नाम है साथियों, ठीक है। यांत्रिक दृश्य सामग्री है, यांत्रिक श्रव्य सामग्री है, यांत्रिक दृश्य श्रव्य सामग्री है और इनमें से सभी। तो भाई कौन सा विकल्प सही है प्रश्न संख्या 26 में? अध्यापन यंत्र एक सामग्री होती है जो कि किसके अंतर्गत आएगी? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा विकल्प? साथियों राइट आंसर है अध्यापन यंत्र एक एक श्रव्य सामग्री है। यांत्रिक श्रव्य सामग्री के अंतर्गत इसको सम्मिलित किया जाता है। विकल्प नंबर आपका 2 सही रहेगा प्रश्न संख्या 26 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे अब हम प्रश्न नंबर 27 पर। तो 27वां क्वेश्चन है, परियोजना विधि का अंतिम चरण है मूल्यांकन करना, गृह कार्य देना, क्रियान्वयन करना और आलेखन करना। भाई परियोजना विधि के सोपान मैंने आपको कई बार बता दिया है, कई बार बता चुका हूँ कि भाई इसके 6 सोपान होते हैं और इस 6 सोपानों में इसका जो अंतिम सोपान है वो होता है आलेखन। आलेखन को लेखा जोखा करना भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लेखा जोखा करना भी आलेखन को कहते हैं। तो विकल्प नंबर आपका 4 सही है प्रश्न संख्या 27 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 28 पे आते हैं। तो चलिए 28वें क्वेश्चन को देख लेते हैं साथियों। 28वां प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा का आशय है पर्यावरण के संबंध में सही जानकारी एवं कौशलों का विकास, पर्यावरण संकट पर विचार व्यक्त करना, परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना और पर्यावरण का विकास करना। तो साथियों पर्यावरण अध्ययन की जो शिक्षा होती है उसका सही अर्थ इनमें से किससे लिया जाएगा? कौन से विकल्प को आप ये पर्यावरण शिक्षा के सही अर्थ से जोड़कर रखोगे? तो देखो परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना कोई पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा नहीं है। पर्यावरण संकट पर विचार व्यक्त करना, संकट पर विचार व्यक्त करने से ही पूरा काम नहीं चलेगा। विकास करना या उसके संबंध में सही जानकारी एवं कौशलों का विकास। तो साथियों पर्यावरण शिक्षा का सही अर्थ लिया जाता है पर्यावरण के संबंध में सही जानकारी एवं कौशलों का विकास। प्रथम विकल्प आपके 28वें प्रश्न में सही है। अब आज का सेकंड लास्ट मतलब 29वां क्वेश्चन देख लेते हैं। लेकिन वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके जाइएगा कि भाई 30 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। डाउट वाले प्रश्न पर बिल्कुल कमेंट करिएगा साथियों। यहाँ 29वां क्वेश्चन है, फ्रोबेल ने प्राथमिक स्तर पर किस शिक्षण विधि पर अधिक बल दिया? अन्वेषण विधि पर, खोज विधि पर, प्रदर्शन विधि पर और खेल विधि पर। तो देखो फ्रोबेल ने यहाँ पर प्रदर्शन विधि पर नहीं बल दिया है, खोज विधि पे भी नहीं दिया है, अन्वेषण विधि पे भी नहीं दिया है, बल्कि खेल विधि पर बल दिया है साथियों। कौन सी विधि पर? खेल विधि पर। तो आपके जो चौथा विकल्प है प्रश्न संख्या 29 में यही आपका सही आंसर है। कौन सी विधि दी थी फ्रोबेल ने? अगस्टस फ्रेडरिक फ्रोबेल के द्वारा किंडरगार्टन विधि दी गई थी जो कि खेल पर आधारित विधि है, इसलिए आपके खेल विधि राइट आंसर माना जाएगा प्रश्न नंबर 29 में चौथा विकल्प। अंतिम और 30वां क्वेश्चन, लेकिन वापस दोहरा रहा हूँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा साथियों। देख लेते हैं इसके बाद में आपका ये तीसरा वीडियो था ही, बता दिया था मैंने शुरू में ही। तो तीसरा वीडियो, पहला वीडियो मैंने हिंदी का डाल दिया था 6 बजे, दूसरा वीडियो 8 साढ़े 8 के बीच में साइकोलॉजी का और 3 से 4 के बीच में EVS का। रोजाना आपके ये वीडियो क्रम से आते हैं साथियों। देखो रोल प्ले विधि के मूल भाव है वास्तविक व सामाजिक भूमिका निभाना, थिएटर में एकांकी करना, नेता की भूमिका निभाना और अध्यापक की भूमिका निभाना। देखो रोल प्ले विधि का मतलब होता है भूमिका निर्वाह विधि, जिसमें वास्तविक व सामाजिक भूमिका निभाना इसका मूल भाव माना जाता है साथियों। तो विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न संख्या 30 में। आज ये तीसरा टेस्ट भी आज का ये पूरा हुआ साथियों।
अब देखिएगा ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं, रोज़ाना 3-3 टेस्ट आ रहे हैं, तो इनको पूरा सोल्व कर लिया करो। और कल अब सुबह वापस हिंदी का टेस्ट, साइकोलॉजी का टेस्ट, ईवीएस का टेस्ट लगातार आपके आते ही रहेंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अब कल सुबह 6 बजे वाले हिंदी के वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।